बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज का हमारा जो लेक्चर है वो हुक्स लॉ के बारे में। बिफोर स्टेटिंग द हुक्स लॉ, फर्स्ट वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी। Just suppose this one is a stand. To which you have attached a meter rod and a spring. Okay. Spring has a pointer which will indicate the initial position of the spring. Okay. Let's suppose initial position is at 40.40 centimeter लिख लेते हैं. Okay. Now, by the help of this hook, hang a body of mass m. आपने m mass का एक बॉडी इसके साथ जो है वो अटैच कर. Okay. Will this pointer show same reading? I have attached a heavier mass with it. After attaching this heavier mass, the pointer will remain at 40 centimeter. No. यानी जो पॉइंटर है वो 40 सेंटीमीटर पे नहीं रहेगा. अब ये फर्ज करें कि इसको हैंग करने के बाद जो पॉइंटर है अच्छा वो रीडिंग शो कर रहा है जी. इनिशियल आपके पास 40 थी, ये आ गया जी 80 पे. तो ये 40 टू 80 सेंटीमीटर जो इसकी इंक्रीज हुई है स्प्रिंग की लेंथ में, इसे कहते हैं एक्सटेंशन. क्या बोलते हैं इसे? ये इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग. अब ये जो एक्सटेंशन हुई है इसका साइज इंक्रीज हो गया, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी. यानी आपने इसमें टेंसाइल स्ट्रेन ऑब्जर्व किया क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई. पहले ये जो लेंथ थी इसको हम नाम दे रहे हैं ओरिजिनल लेंथ L0. अब इसकी लेंथ में यहां से लेके यहां तक डेल्टा L का क्या हो चुका है? इजाफा. ओके. इस मैस ने फोर्स लगाई जो स्प्रिंग के एरिया पे लगी. तो मुझे आप ये बताएं, जो फोर्स ओवर एरिया है इसे क्या बोलते हैं? नहीं, फोर्स ओवर एरिया को क्या बोलते हैं? जरा गौर से. स्ट्रेस. ठीक है. और जो रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ उसे क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेन. गुड. ओके. अब देखें, पहले इस पे स्ट्रेस नहीं थोड़ा लग रहा था, अपना इसका स्प्रिंग का अपना वेट था. अब अगर फर्ज करो कि मैंने ये मैस जो है वो 5 किलोग्राम का इसके साथ अटैच किया है. अब इस 5 किलोग्राम की जगह पे मैं इस मैस को इंक्रीज कर दूं तो क्या ये सुई ये वाली 80 से नीचे आ जाएगी? इसका मतलब ये हुआ कि आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं जिसके नतीजे में स्ट्रेन भी क्या हो रहा है. अब इस एक्टिविटी से मैं हुक्स लॉ को डिफाइन करने जा रहा हूं. ओके. अच्छा. द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस. ओके. यानी जितना आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे उतना जो है वो स्ट्रेन बढ़ता जाए. ओके. लेकिन एक चीज में रखनी है कि स्ट्रेस बढ़ाते रहें स्ट्रेन बढ़ता जाएगा लेकिन एक खास लिमिट के अंदर, और वो लिमिट कहलाती है इलास्टिक लिमिट. मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर लूं.
फर्ज करो कि मैं इस मैस की बजाय इसके साथ कोई 15 किलो का जो मैस है वो अटैच कर दूं, ये स्प्रिंग फुल खुल जाएगा। इसकी जो ये लूप्स हैं विल बी परमानेंटली ओपन, यानी ये वापस नहीं जा पाएंगे। तो वो जब वापस नहीं जा पाएंगी उस डिफॉर्मेशन को परमानेंट डिफॉर्मेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जब डिफॉर्मेशन ही परमानेंट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का जो लिंक है वो आपस में खत्म हो गया, क्योंकि ये तो विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी है, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। इलास्टिक लिमिट से जरा सुन लें, इन फर्ज करें मैं इसी मार्कर की एग्जांपल ले रहा हूं, मैं इसको देखें, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, आपको इसकी शेप में चेंज नजर आ रही है? आप इधर से देख, आ रही है? अब अगर मैं इसको थोड़ा सा छोड़ दूं तो ये अपनी असली हालत में वापस आ गया। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स मैंने लगाई है वो इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा इस पे फोर्स लगा दूं तो ये इधर से टेढ़ी हो जाएगी, वो अपनी असली हालत में वापस, उसे कहते हैं जो फोर्स आपने लगाई इलास्टिक लिमिट से ऊपर है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, मतलब क्या इसका? कि फर्ज करें आपके पास एक रॉड है, आप इस तरफ भी फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ भी फोर्स लगा रहे हैं, इसकी शेप हल्की सी जैसे मार्कर की शेप में इस तरह बेंड आया था, ठीक है। तो जब आप ये फोर्स लगाना इस पे बंद कर दें उसके बाद ये सीधी हो जाए, अपनी असली हालत में वापस आ जाए, तो ये है विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी जो आपने ये फोर्स लगाई। अगर वो टोटली इस तरह बेंड हो जाए, परमानेंट बेंड में आ जाए, तो जो आपने फोर्स लगाई है वो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी है। तो फिर इस चीज को क्या बोलेंगे? परमानेंट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन भला क्या निकला है? डी का मतलब है खत्म करना, फॉर्मेशन फॉर्म से निकला है, फॉर्म का मतलब शक्ल, ठीक है। हाँ, जो पहले वाली शक्ल है उसे चेंज कर दें। वो बेटा आप जो फोर्स लगा रही हैं वो अभी तक उसकी इलास्टिक लिमिट तक पहुंची नहीं है। नहीं, एक होता है बिल्कुल प्लास्टिक में, मेटल की बात करूं, मेटल का स्केल ले लें, उस पर दोनों तरफ फोर्स लगा लें, काफी ज्यादा फोर्स लगा लें तो वो दरमियान से इस तरह हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब इस रिलेशन को आगे लेके चलते हैं। अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन खत्म करेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? इक्वल और कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू लेना चाहें, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू, ओके, क्लियर हो गया? अब इसकी यानी एप्लीकेबल कहां पे है? Hooke's law is applicable to all kind of deformation and all kind of matter। जितनी भी किस्म का डिफॉर्मेशन चाहे शेप में, वॉल्यूम में, किसी भी हिसाब से आ रहा है, हुक्स लॉ उसमें अप्लाई होता है, ठीक है। मैटर आप जो मर्जी ले लें, चाहे सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें और गैस ले लें, सब में जो है ये जो हुक्स लॉ है वो वे हो रहा है, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं कि एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी कैसे होगी, यानी इसकी समझ आ गई कि एप्लीकेबल कहां पे है? ऑल काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ मेटल, whether it is solid, liquid or something like gas, okay। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आते
यानी अगर आप फोर्स और एक्सटेंशन में एक ग्राफ प्लॉट करें, यानी ये जो फोर्स है न्यूटन्स में इधर बढ़ रही है, और जो एक्सटेंशन है, ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले एक्टिविटी की स्प्रिंग थी, ये जितना वेट हम डालते रहेंगे उसके मुताबिक जो है वो लंबा होता जाएगा। लंबा होने को एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन एक्स और यूनिट इसका क्या है, मीटर। ओके, फोर्स को एफ बोलते हैं और यूनिट इसका क्या है, मीटर, न्यूटन। अच्छा, अब देखिए जरा, अगर फर्ज करो आपने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की और उसमें एक्सटेंशन हो गया 5 मिलीमीटर का, ठीक है, 5 मिलीमीटर। तो ये एक्स बेसिकली लेंथ है, मीटर है, वो बड़ा यूनिट है, तो उसमें तो फिर मेजरमेंट थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए मैं इसमें यूनिट थोड़ा सा छोटा करने जा रहा हूँ, मिलीमीटर ड्राइव यूनिट यूज कर रहा हूँ। अगर फोर्स अब डबल कर दें, 10 कर दें, एक्सटेंशन 10 मिलीमीटर हो जाएगा। फोर्स, जी बिल्कुल, फोर्स आप 3 गुना कर दें, एक्सटेंशन भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्स आपने फर्ज करो 20 कर दी, अब यहां पे 20 होना चाहिए, लेकिन अगर फर्ज करो कि 15 मिलीमीटर तक 15 न्यूटन की फोर्स बर्दाश्त करने का उसमें मैक्सिमम हद है, यानी ये इसकी 15 मिलीमीटर और 15 न्यूटन पे इसकी इलास्टिक लिमिट है। यहां तक रहते हुए आप जो ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी है। ओके, अब ये जो फोर्स आपने लगा दी है, अब ये फोर्स उसमें खींच ऐसी ले आएगी कि वो परमानेंटली डीफॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे आके हुक्स लॉ ओबे नहीं हो गई, यहां डेविएशन आ गई, क्योंकि फोर्स आपने उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगा। इसलिए इस सिस्टम को क्या कहेंगे, ओके बेटा, मतलब इसका ये हुआ कि हुक्स लॉ की जो स्टेटमेंट थी कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट is directly proportional to stress but within the elastic limit of the body। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। उसको भी हम अभी डिस्कस कर लें। ये बेसिकली हुक्स लॉ भी लॉन्ग है, यंग्स मॉडुलस भी लॉन्ग है। ये देखिए, मैं इसी को कैरी करने जा रहा हूं, द रेशियो ऑफ the ratio of stress to the strain produced in an object is always constant। ओके, यानी इसी से मैं इसकी जो है वो डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन is called Young's modulus। ओके, यानी देखिए, यानी हमने सबसे पहले स्ट्रेस रेशियो टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, क्योंकि यंग्स मॉडुलस का वाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस की जगह पे हम उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, एफ ओवर ए, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन की जगह पे उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा एल ओवर एल नॉट, क्योंकि स्ट्रेस इसकी इक्वल है और टेंसाइल स्ट्रेन इसके इक्वल है, इक्वल्स टू वाई। अब ये अलग से हिंट दे के भी दे सकते हैं, एस स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ ओवर ए एंड टेंसाइल स्ट्रेन equals to delta L over L naught, hence F over A ratio delta L over L naught equals to Y। ओके,
ये रेशो है, इसका मतलब तो डिवीजन होता है ना, जब हम इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दें तो एल नॉट ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके जी, तो फॉर्मूला क्या बना, यंग्स मॉडुलस का एफ इंटू एल नॉट ओवर ए इंटू डेल्टा एल। ओके बेटा, आगे यूनिट बनाते हैं इसका। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये भी लेंथ है, इसका यूनिट मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, डेल्टा एल भी बेसिकली लेंथ है, इसका यूनिट भी क्या हो गया, मीटर। तो ये तो दोनों आपस में, क्योंकि बेसिकली ये हैवी रेशो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान, और हमें पता है रेशो का कोई यूनिट, चाहे आप इधर से ला के काट लें, ये यहाँ लिखें ही ना, तो न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, तो इसे हम यूनिट को क्या पढ़ेंगे, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। दिस वन इज द एसआई यूनिट। ओके बेटा, आपकी बुक पे जो पेज नंबर यंग्स मॉडुलस जिस पेज पे है, उसमें एक टेबल है साइड पे, वो टेबल आपने लाजमी लर्न करना, क्योंकि वो एमसीक्यू के लिए बड़ा अहम है जी। ओके बेटा, कुछ सवाल इसके बारे में। तो जी आपका चैप्टर वाइंड हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल पे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।